आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल राजेश में। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ जो गणित है यानी कि गणित का प्रथम चैप्टर रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या कहा जाता है उसके VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो इसका कंडीशन क्या है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है जिसमें कंडीशन रखा गया है कि जो आर होगा 0 के बराबर होगा नहीं तो बी से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया। इस प्रकार पहला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद वाला प्रश्न है 2 नंबर, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस प्रकार 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 3 नंबर है, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। तो हाँ, पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हाँ होगा। क्यों? क्योंकि जब संख्या रेखा लेते हैं तो बीच में 0 लेते हैं और इधर प्लस और इधर माइनस होता है और बीच में 0, तो पूर्णांक में प्लस माइनस के साथ 0 भी आता है, इसलिए माइनस भी दर्शा सकते हैं, प्लस भी और 0 को भी दर्शा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हाँ होगा। इसके बाद वाला जो प्रश्न है 4 नंबर, प्रकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो यह कैसी संख्या होगी। यदि प्रकृत संख्याओं के समूह में शून्य को भी ले लिया जाए और प्रकृत संख्या भी 1 2 3 इस प्रकार बढ़ते हुए जाएगी और इसमें निगेटिव संख्या हो तो इस प्रकार निगेटिव पॉजिटिव और साथ में 0 इस प्रकार हमें पूर्णांक मिलेगी। इस प्रकार 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्णांक संख्या मिलेगी हमको। इसके बाद वाला है 5 नंबर प्रश्न की संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं। तो संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होता है, मतलब अभी बताए थे सभी प्रकृत संख्याओं को संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। तो सभी प्रकृत संख्याओं जिसमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, इस प्रकार हमें नेचुरल नंबर प्राप्त होता है प्रकृत संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इस प्रकार नहीं, शून्य को शामिल करने पर नेचुरल नंबर शून्य को शामिल करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या मिलता है, होल नंबर। इस प्रकार पूर्ण संख्या हमें की ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इस प्रकार 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है कि अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो बी ए को क्या कहा जाता है। यदि पूर्णांक बी जो है, पूर्णांक बी है ये ए से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसका मतलब बी ए का भाज्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बी को भाज्य भाजक है, इधर शेषफल यानी कि इधर शेषफल होता है इधर भागफल होता है, इस प्रकार यहाँ पर बी आपका भाज्य होगा। इसके बाद वाला जो प्रश्न है 8 नंबर की, क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है। तो शून्य को जब भाग लगाते हैं तो इनफाइनाइट आता है, जो नहीं कर सकता है कि संख्या को विभाजित, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग केवल धनात्मक संख्याओं के मासा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का हो सकता है। तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके बाद अगला 11 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है। तो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए संभव है। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है वो केवल धनात्मक संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक डी है,
तो डी द्वारा विभाजित होगा। तो डी द्वारा कौन विभाजित सकता है, तो इसमें ए और बी दोनों हो सकते हैं। मतलब सबसे 12 पूर्णांक दिया गया है तो डी ए और बी दोनों को विभाजित कर सकता है। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी हो और भागफल तथा शेषफल आर है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध होगा। हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। इसमें दिया गया है कि सी और डी, सी 12 है मतलब a का मान c होगा और d का मान b होगा। q कहने का मतलब शेषफल r और भागफल भी r है तो यहाँ पर r प्लस r, इसका मतलब c बराबर डी आर प्लस आर, सी बराबर डी आर प्लस आर जो कि बी ऑप्शन में दिया गया। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद वाला जो प्रश्न है 16 नंबर की, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी जिसमें सी बड़ा होगा डी से तो एचसीएफ का क्या होगा अगर शेषफल इसमें 0 हो। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें सी ए का मान है और डी बी का मान है और इसमें दिया गया है शेषफल का मान इसमें 0 है मतलब बी क्यू प्लस आर होता है तो इसमें आर का मान 0 हो गया और क्यू का मान क्यू ही है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें इसका एचसीएफ का मान क्या होगा, तो एचसीएफ का मान इसमें आपका डी हो जाएगा। इस प्रकार 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद वाला जो 17 नंबर प्रश्न है, धनात्मक पूर्णांक सी और डी जिसमें सी बड़ा है डी से और आर 0 के बराबर नहीं है तो एचसीएफ सी डी के कितने बराबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, तो इसमें जैसे कि सी बड़ा है तो सी बराबर में डी क्यू प्लस आर मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें एचसीएफ का अगर हमको मान निकालना है तो एचसीएफ का मान निकलेगा सी और डी का, मतलब दो संख्याओं दिया होता है मतलब इसमें सी बड़ा ए है और डी इसमें बी है। इस प्रकार इसका एचसीएफ सी और डी का निकलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि रूट 18 का परिमेयकारी गुणांक क्या होगा। रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो सबसे पहले रूट 18 का हम फैक्टर कर लेंगे तो 2 गुने 3 मिलेगा। इस प्रकार हमें इसमें किससे गुना करना पड़ेगा कि ये संख्या परिमेय में हो जाएगा। तो हमें केवल रूट 2 से गुना कर देंगे तो हमें इसका जोड़ा मिल जाएगा। इस प्रकार इसको परिमेयकरण करने के लिए परिमेय संख्या लाने के लिए रूट 2 से गुना हमको करना पड़ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 19वां प्रश्न है कि अपरिमेय संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अपरिमेय संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, डिफिनेशन ही है, इसलिए 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं, किस तकनीक का प्रयोग करते हैं निकालने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यानी कि मौसा ज्ञात करने के लिए, इसलिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दो संख्या में ए और बी का लौसा दिया गया है 36 और मौसा दिया गया है 2, तो ए का मान पूछा गया है। लौसा का मान दिया गया है 36 और मौसा का मान दिया गया है 2, तो इसमें कौन हो सकता है। तो हम जानते हैं कि ए गुने बी बराबर में एचसीएफ और गुना का एलसीएम यही होता है। इसमें ए का मान दिया गया है, इसमें एचसीएफ का मान दिया गया है 2 और एलसीएम का मान है 36। इस प्रकार हमें ए और गुना बी का गुना करने पर आएगा 72, मतलब ये दोनों कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिनको गुना करने पर 72 हमें मिल सकता है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो एचसीएफ भी हमें 2 मिलना चाहिए और एलसीएम इसका 36 मिलना चाहिए। अगर हम ऑप्शन नंबर सी को जब लेंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा 2 मिल जाएगा इसका एचसीएफ का और इसमें अगला संख्या 9 होगा, तो 9 चौका 36 हमें एलसीएम मिल जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद वाला जो प्रश्न है 23 नंबर कि 15, 5 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात पूछा गया है। तो इसमें एचसीएफ का मान अगर निकाला जाएगा तो इसमें एचसीएफ का मान आ जाएगा हमें 5 और एलसीएम का मान अगर निकालना हो
तो एलसीएम का मान इसमें 5 गुना 3 गुना 4, इस प्रकार इसका अनुपात पूछा गया एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम हमारा है 15 यानी 5 गुना 3 गुना 4, इसको जब काटेंगे तो 12:1 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस प्रकार 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि अगर x एक भाज्य संख्या P1 P2 P3 डैश डैश Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो P1 P2 P3 डैश डैश Pn को कैसी संख्या कहते हैं। गुणनखंड के रूप में खंडित किया गया मतलब किसी संख्या का अगर गुणनखंड हम करते हैं तो हमें सिर्फ अभाज्य संख्या ही मिलता है। इस प्रकार इस संख्या को हम अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं रूट पी इंटू क्यू के रूप में हो तो इनको जब गुना करेंगे तो हमें केवल अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसको जब गुना करेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, सॉरी सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 हो जाएगा, वो तो यौगिक संख्या है। तो इसको जब गुना करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं के एचसीएफ क्या मिलेगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का 2 और 4, जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 2 ही मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अभाज्य संख्याओं की संख्या परिमित रूप से डैश है, एक है, अनेक है, शून्य है कि क्या है। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या अनगिनत है मतलब अनेक है। इतना संख्या को आप ले सकते हैं, उनमें आप ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी है। इस प्रकार 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या 25 होती है। इस आगे भी इसका लगातार आगे बढ़ते रहता है, इस प्रकार इसको अनेक कह सकते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में 11 दिया गया है, यही अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 29, ये अभाज्य संख्या है। 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या आएगा। तो जब 6 से 25 का गुणनखंड निकालेंगे तो 5 का हमें घात 4 मिलता है। इस प्रकार इसका घात 4 हो जाएगा। 26 और 91 का मौसक क्या होगा। तो 26 और 91 का मौसक 13 होगा। लॉसा ए बी को क्या आप लिख सकते हैं। तो लॉसा ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ए गुना बी बराबर में एलसीएम गुना का एचसीएफ होता है। इसमें हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम चाहिए तो हम ए गुना बी बटा का एचसीएफ लिख सकते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अधिकतम घात क्या होंगे। 156 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें 2 का अधिकतम घात महत्तम घात पूछा गया है, तो सबसे पहले इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो ले जाएंगे तो मिलेगा हमें 7, 8, इस प्रकार 39। इस प्रकार हमें 2 का अधिकतम घात केवल 2 ही मिल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह धन पूर्णांक जो एक तथा स्वयं से विभाज्य है, तो इसे क्या कह सकते हैं। तो एक और स्वयं से विभाज्य है, इसका मतलब वो संख्या अभाज्य संख्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। तो इसका आंसर लिखा जा सकता होगा। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या होगी। तो ये भाज्य संख्या होगी। इसको जब गुना करके जोड़ेंगे तो हमें भाज्य संख्या मिलेगा। इसमें पूछा गया है कि 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो 5 का जब फैक्टर करेंगे तो इसमें अधिकतम घात 5 का 4 मिलेगा। इस प्रकार 41वां प्रश्न है कि 1/1 की घात n का निम्नलिखित में क्या मान हो सकता है। तो इन्वर्स में जाएगा तो 1 की घात माइनस का n बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। p तथा q दो अभाज्य संख्याएं तो उनका मौसा हमेशा एक मिलता है। a प्लस रूट बी का परिमेयकारी गुणांक क्या हो सकता है। तो इसमें किसी से गुना करने पर हमें परिमेयकरण संख्या यानी परिमेय संख्या मिलेगा। तो a माइनस रूट बी से a प्लस रूट बी बराबर c प्लस रूट डी। तो a और c में क्या संबंध हो सकते हैं। तो a और c में यहाँ पर बराबर का संबंध हो जाएगा।
पूछा गया है कि 3 के घात 3 गुने 2 गुने 5 और 2 के घात 2 गुने 2 के घात 2 गुने 5 का मौसक क्या होगा। तो इनमें मौसल निकालना है तो घात में न्यूनतम देखा जाएगा तो 3 में 3 के घात 2 होगा और 2 में केवल 2 होगा और 5 का 5 ही रहेगा। तो इसका आंसर 90 बन जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो संख्या 4 के घात n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो इसका आंसर नहीं होगा, ऐसा कोई भी मान नहीं हो सकता है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटा का समय लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या हो सकता है। तो इसका हम निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालने पर हमें 1, 3 और 5 का 15 घंटा मिल जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो चक्कर लगाने में 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में क्या समय हो सकता है। तो फिर उसी का हम एलसीएम कर देंगे तो 24 घंटे हमें मिल जाएगा। पूछा गया कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 23 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद है कि 65 117 का औसत 65 m माइनस 117 m के रूप में है तो m का क्या मान होगा। तो m का मान क्या होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 65 m माइनस 117 का HCF अगर निकालना होगा तो HCF निकालेंगे तो हमें मिलेगा 13। तो इसमें जब जोड़ेंगे तो हमें 130 तो m का मान 2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद 51 नंबर प्रश्न है कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात पूछा है तो लसा इसका 20 और मसा इसका 2 हो जाएगा। इस प्रकार 10:1 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो आंसर 2 होगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो उनके लौसा क्या होंगे। अभाज्य संख्या है तो ए और बी आपस में गुना कर लेंगे, इस प्रकार ए बी मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। दो लगातार संख्याओं का मौसा 1 होगा क्योंकि 2 और 3 में ही लगातार संख्या है, इनका मौसा निकालेंगे तो 1 ही मिलेगा। इसके बाद है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। इसको जब हम निकालेंगे तो हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 मिलेगी जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 6, 8, 22 का लौसा और मौसा का अनुपात पूछा गया है। तो लौसा और मौसा का अनुपात जब निकालेंगे तो इसमें 6, 8 और 22 का एलसीएम तो 2 गुना का 3 और 8 2 गुना 2 गुना 2 और 22 का 2 गुना 11। इसमें HCF 2 आ जाएगा और एलसीएम इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11 तो हमें पूछा गया है कि इनमें लौसा और मौसा का अनुपात 2 से 2 खत्म हो जाएगा और इसमें हम गुना जब करेंगे तो 132:1 मिलेगा। 57 नंबर प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का शोर 96 यानी कि कहने का मतलब 2 के घात 4 गुना 2 गुना 3, इसका मतलब 2 के घात 5 गुना 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद वाला जो प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो इसका आंसर अनंत हो जाएगा। इसके बाद वाला जो प्रश्न है 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। तो भागफल इसमें क्या होगा। तो शेष 3 बच रहा है, इसका मतलब भागफल इसमें 8 हो जाएगा। आप भाग करके देख सकते हैं। 47 से भाग करना है 389, इसमें हमें 8 बार में जाएगा तो 8 से 56, 8 चौका 32 से 3 5 37 हो जाएगा। इस प्रकार हमें 3 इसका भागफल 8 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा।
इसके बाद जो प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो आंसर इसका 2 होगा। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p विभाजित करेगा, तो p किसको विभाजित करेगा? तो p a को विभाजित कर देगा। यदि p a स्क्वायर को कर रहा है तो a भी p को कर देगा। इसके बाद वाला जो प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और उनका मौसा है तो उसका लौसा पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भाग कर लेंगे। a गुना बी बराबर HCF गुना LCM। तो इसको अब काटेंगे, 17 पच 85, 17 एकम 17 यानी कि 510 हमें मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सम संख्या का व्यापक रूप पूछा गया है, तो सम संख्या का व्यापक रूप 2m होगा। धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a गुना b का मौसा a गुना b के लौसा में क्या संबंध होगा? तो ये संख्याओं गुणनफल के बराबर हो जाएगा, इसलिए a गुना b राइट आंसर होगा। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। √5 क्या है? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। 1/2 किस प्रकार की संख्या है? तो ये भी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या यहाँ पर हमको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए में 2 पाई दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? फिर हमें अपरिमेय बताना है, √3 हो जाएगा। पाई काटा 2 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। 3 में से √3 क्या है? तो ये भी अपरिमेय संख्या है। 5√2 क्या? ये भी अपरिमेय संख्या है। 1/2 क्या है? तो ये भी आपका अपरिमेय ही संख्या है। किसी परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से भाग करने पर हमें अपरिमेय संख्या मिलता है। इस प्रकार दिया गया 74 नंबर 3/3/12 कौन सी संख्या है? तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि जब इसे काटेंगे तो 1/4 हमें मिलेगा, जो 1/2 के बराबर होगा। 6 + √2 क्या है? तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। n एक प्राकृत संख्या है, तो √n क्या होगा? तो हमेशा अपरिमेय संख्या। तो √n क्या हो सकता है? तो प्राकृत संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अगर n का मान 1 रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और n का मान हम 2 रखेंगे तो √2 मिलेगा, और n का मान अगर 4 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा। हमें प्राकृत और अपरिमेय दोनों मिल रहा है, अपरिमेय, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यदि अपरिमेय संख्या a का व्युत्क्रम 1/a है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या है तो ये भी संख्या अपरिमेय होगा, क्योंकि भाग करने पर भी हमें अपरिमेय मिल रहा है। √11 पूछा गया है तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इनमें कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या यहाँ पर दिया गया इसमें ऑप्शन गलती है, इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ये डी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न होगा 81 नंबर की, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जब गुना करेंगे तो हमें परिमेय संख्या मिल जाएगा। इनमें कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या हमें निकालना है, तो अगर आप जब निकालेंगे तो हमें √5 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पी ए का भाज्य संख्या तो √p क्या होगा? तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या भागफल क्या होगा? तो इसका आंसर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर क्या होगा? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग या अंतर अपरिमेय संख्या होता है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचानना है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। ऑप्शन नंबर डी में यही राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका परिमेय संख्या होगा। 11/5 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। 90 नंबर प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी? तो अनगिनत होंगी। इनमें कौन अपरिमेय नहीं है? इसका मतलब हमें परिमेय बताना है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आपसे पूछा गया 3.27 का बार, ये क्या होगा? तो ये एक परिमेय संख्या होगा। इनमें कौन सा संख्या है जो अपरिमेय है? अपरिमेय नहीं, इसका मतलब परिमेय बताना है हमें, √121 जो कि 11 का हो जाएगा।
इसके बाद है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब हमें परिमेय बताना है, 25 रूट में है, अब परिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत बताने के लिए हमें p बाई क्यू में q का मान 2 के घात m और 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 11/160। इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या √2 हो जाएगा। p बाई क्यू के संगत एक ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होगी। तो p बाई क्यू के संगत एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, केवल इसी का माइनस कर देना है। ऑप्शन नंबर ए होगा। एक संख्या क्या कहलाती है जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद जो प्रश्न है 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी। तो इनको जब निकालेंगे तो 5/12 और 7/18 मिलेगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे तो 0.296 का रिपीटेशन होते रहेगा। पूछा गया है कि ये जो संख्या दिया गया है कैसी संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है। 102 नंबर प्रश्न है कि 5.2372 ये एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि इनके दशमलव प्रसार शांत होता है। 103 नंबर प्रश्न में है कि जो संख्या दिया गया है क्या है। तो इनमें शांत अनावर्ती हो रहा है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या होगा। किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो किसका दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। p बाई क्यू का दशमलव प्रसार शांत होगा जब q का रूप 2 के घात m और 5 की घात n के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका दिया गया है। अशांत कब होगा। जब 2 के घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में इसका दिया गया है। इसके बाद जो प्रश्न है कि 0.875 को p बाई क्यू के रूप में q का मान क्या होगा। तो q का मान इसमें जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अरबट्टा हमें मिलेगा 10,000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो q का मान हमें 80 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अब परिमेय इसका पाई हो जाएगा। 1/7 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार फिर शांत पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों हो सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो सकते हैं। पूछा गया कि कौन असत्य है। तो इसमें असत्य का पहचान करना है तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 2/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा। जब इसको भाग करेंगे तो 0.18 का रिपीटेशन मिलेगा। ये परिमेय संख्या हो सकती है क्योंकि इनमें रिपीटेशन होते रहा है। इसका जब p बाई क्यू निकालेंगे तो 32/99 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न है कि परिमेय संख्या को किस रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो p बाई क्यू के रूप में कर सकते हैं। दो परिमेय संख्या यदि परिमेय संख्याओं के हर में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य रूढ़ संख्या हो तो दशमलव निरूपण क्या होगा। अशांत होगा। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब q का मान हमें 2 और 5 के अलावा चाहिए, तो इसका मतलब अशांत ही होगा। परिमेय संख्या के हर में रूट संख्या 5 और 2 है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। थोड़ा सा घुमा दिया है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्राकृत संख्याओं के योग संग्रह से क्रिया के सापेक्ष डैश होगा, तो ये समृद्ध होगा। इसमें पूछा गया कि कौन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य है। इसके बाद जो प्रश्न है 1/17 का दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति खंडों की गिनती कर सकते हैं। तो 16 अंकों के बाद इसका पुनरावृत्ति हो जाएगा। संख्या रेखा को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 387/405 का सरलतम रूप क्या होगा। इसको जब काटेंगे तो हमें कट के आएगा 43/45। 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। जब इससे हम कट करेंगे तो हमें 4 और 5 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया गया है सी इसका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि रूट 5 कट जाएंगे। कौन अपरिमेय संख्या है आपसे पूछा गया, तो रूट 27 अपरिमेय हो जाएगा। 0.5 का रेकरिंग क्या होगा, तब 5/9 होगा, ऑप्शन नंबर ए। रूट 7 आपसे पूछा गया, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद रूट 3 भी आपसे पूछा गया, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। और उसके बाद है कि इनमें कौन परिमेय है, तो परिमेय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूट 2 पूछा गया है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने आपको टोटल 132 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया है। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपने 132 में से कितने प्रश्नों का सही और सटीक आंसर दिया है। 132 में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं।